आज हम इस बात के तह तक जाएंगे कि भारत में मतलब असली बॉस कौन है। क्या वो संसद है जो कानून बनाती है, या सरकार जो देश चलाती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि जवाब इतना सीधा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प शक्ति संतुलन में छुपा है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए मेरे ख्याल से हमें सरकार के 3 मुख्य खिलाड़ियों को जानना होगा। हाँ, चलिए एकदम सरल तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे स्रोतों के हिसाब से इसे ऐसे समझ सकते हैं। एक है विधायिका यानी संसद, जो देश के लिए रूल बुक बनाती है। सही। फिर आती है कार्यपालिका मतलब सरकार, जो उस रूल बुक के हिसाब से काम करती है। और अंत में आती है न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें, जो एक तरह से रेफरी की तरह हैं। बिल्कुल, जो ये देखती हैं कि सब लोग नियमों का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों को अलग अलग रखा गया है ना? हाँ, इसे ही शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। इसका एक ही मकसद है कि कोई एक बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। सही कहा, इसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। ये एक दूसरे पर नजर रखते हैं। सोचिए, ये एक 3 पैरों वाली रेस जैसा है। अच्छा उदाहरण है। अगर एक पार्टनर मतलब सरकार का कोई एक अंग बहुत तेज भागने की कोशिश करे, तो बाकी 2 उसे खींचकर बैलेंस कर लेते हैं। बिल्कुल, कोई अकेला रेस नहीं जीत सकता। संतुलन बनाना ही पड़ता है। पर यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के मुताबिक संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो संविधान को ही बदल सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो रूल बुक का कोई भी पन्ना फाड़कर दोबारा लिख सकती है। ये तो एक तरह से असीमित शक्ति हुई। यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अच्छा। 70 के दशक में जब सरकार और न्यायपालिका के बीच एक बड़ा टकराव चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा दांव चला जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या किया कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद कानून की किताब में कुछ नियम बदल सकती है, लेकिन वो इस खेल की आत्मा को ही नहीं बदल सकती। इसे ही मूल ढांचे का सिद्धांत कहा गया। मूल ढांचा मतलब संविधान की आत्मा, ये तो सुनने में बहुत गहरा लगता है भी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसकी कोई कह सकते हैं कि पक्की लिस्ट नहीं दी। तो फिर हमें कैसे पता कि इसमें क्या क्या आता है? वो समय समय पर अपने फैसलों से बताते रहे, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन। अच्छा, तो ये न्यायपालिका का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसने विधायिका की असीमित लगने वाली शक्ति पर एक लगाम लगा दी। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, हमारे स्रोतों में भी इस पर बहस का जिक्र है। अगर ये मूल ढांचा संविधान में कहीं साफ साफ लिखा ही नहीं है, तो क्या ये कोर्ट द्वारा अपनी शक्ति का विस्तार करने जैसा नहीं है? मतलब क्या ये विधायिका के काम में दखल अंदाजी नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस पर आज भी बहस होती है। आलोचक यही कहते हैं, लेकिन इस सिद्धांत का मकसद संविधान के उन मूल सिद्धांतों की रक्षा करना है जो हमारे देश की नींव है। मतलब ये सुनिश्चित करना कि कोई भी सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हाँ, वो देश के लोकतांत्रिक चरित्र को तानाशाही में न बदल दे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसे संसद भी पार नहीं कर सकती। एक तरह से, हाँ। और ये सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है ना? हमारे स्रोतों में ये भी बताया गया है कि विधायिका भी न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है। बिल्कुल, जैसे जजों को हटाने की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहते हैं। तो ये वाकई एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। बिल्कुल सही। यह एक निरंतर चलने वाला संवाद है, एक संतुलन साधने की कोशिश जो भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखती है। तो आज हमने देखा कि भारत की शासन प्रणाली सिर्फ 3 अलग-अलग स्तंभों पर नहीं टिकी है, बल्कि उनके बीच की इसी खींचतान और संतुलन पर टिकी है। और मूल ढांचे का सिद्धांत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे रेफरी को भी कभी-कभी खेल बचाने के लिए एक नया नियम बनाना पड़ता है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या है वो सवाल? कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होनी चाहिए? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास, या संविधान की रक्षा करने वाली एक स्वतंत्र न्यायपालिका के पास? इस पर विचार करना जरूरी है।